नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से पहलगाम में घटना हुई, 28 लोगों को आतंकवादियों के द्वारा मार दिया गया, इन तमाम चीज़ को लेकर के देश मर्माहत है। साथ ही आज भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इस पर निंदा जाहिर करते हुए नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी, जब ये हमला होता है तो कांग्रेस का जब राज था, जब मनमोहन सिंह सरकार में थे, तब भी आतंकवादी हमला हुआ था और उस समय नरेंद्र मोदी ने सवाल किया था कि आखिर घुसपैठिया या आतंकवादी सीमा के अंदर घुस कैसे जाता है। आज वही सवाल कांग्रेस या महागठबंधन या विपक्ष के सारे लोग कर रहे हैं और इसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, जरा सुनिए। विरोध के साथ साथ सरकार से सवाल भी है और ये सवाल भी कोई नए सवाल नहीं है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से आतंकवाद के मामले में जो सवाल पूछा करते थे, वही सारे सवाल आज भी पूरे देश के सामने मुंह खड़े हैं। उन्हीं सवालों का जवाब आज भी देश पूछ रहा है। मोदी जी का पहला सवाल ये होता था कि आखिर ये आतंकवादी घुसते कैसे हैं, कहाँ से घुसते हैं, जबकि पूरे देश की सीमा केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। ये सवाल आज भी है कि आतंकवादी घुसते कहाँ से हैं। दूसरा उनका सवाल था कि आतंकवादी को पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो अभी देख रहे थे कि एनआईए की एक जांच की रिपोर्ट आई है। ये गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जो अदानी के पास है, उस पोर्ट में करीब 3000 किलो ड्रग्स पकड़े गए थे। कितने? 22,000 करोड़ रुपए का। और एनआईए का उसकी जांच रिपोर्ट है कि ये पैसा लश्कर तैयबा को मिला है। और इस पे जो कस्टम्स ऑफिशियल से, जहाँ से एनआईए को सबसे ज़्यादा जानकारी मिली, बहुत मिस्टीरियस तरीके से उनकी हत्या हो गई, उनकी जान चली गई। तो अगर मोदी जी ने उस समय ये सवाल दागा था कि पैसे कहाँ से आते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत जवाब एनआईए ने दिया है कि थोड़ा मुंद्रा पोर्ट, अदानी जी के पोर्ट में जो बार बार बीच बीच में ही वहाँ ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, तो वो ड्रग और पैसे, उस पर थोड़ी नज़र हो। उस समय वो पूछते थे कि भाई इनको सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है लोगों को। और इस बार वही सवाल है कि आखिर 2000 जहाँ पर्यटक है, वो भी कश्मीर जैसा पूरा एक केंद्र शासित इलाका है, जहाँ सबसे ज़्यादा शायद पूरे देश में पर स्क्वायर किलोमीटर, अगर आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी सबकी गिनती करें, तो सबसे सघन उपस्थिति सेना की, पैरामिलिट्री की, वो कश्मीर में है। जैसे शायद इस समय बस्तर में भी होगा। तो सबसे सघन जहाँ सेना और पैरामिलिट्री की उपस्थिति है, जहाँ की पूरी कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सीधे तौर पर केंद्र सरकार के पास है, जहाँ का यूनिफाइड कमांड वो एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में है, जहाँ अभी 7-8 अप्रैल को ही सुरक्षा का जांच करने के लिए अमित शाह गए थे। उस मीटिंग से वहाँ के मुख्यमंत्री को बाहर रखा गया और मीटिंग के बाद अमित शाह ने कहा था कि सब कुछ ठीक है यहाँ। तो वहाँ इतनी बड़ी घटना घटती है और कोई सुरक्षा नहीं। 19 तारीख को मोदी जी को जाना था एक पुल का उद्घाटन करने, और शायद सरकार के पास कोई सूचना रही होगी, कोई इंटेलिजेंस इनपुट, कोई आशंका रही होगी कि मोदी जी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो अगर सरकार के पास कोई ऐसी सूचना थी, सुरक्षा को लेकर के कोई संदेह था, तब तो और ज़्यादा सवाल बनता है कि ऐसी स्थिति में जहाँ 2-2 हज़ार लोग पर्यटक हैं और उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं,
दूसरा हम ये कहेंगे कि इस पूरे मामले में इसको लेकर के जो इसका सोशल मीडिया में, राजनीति में सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत आपत्तिजनक है। मोदी जी उस समय बाहर थे, पुलवामा जिस समय हो रहा था उस समय वो शूटिंग में व्यस्त थे, इस बार वो बाहर थे। चलो ठीक है, बाहर से आ गए, तो बाहर से जब लौट कर आए तो पहली बात तो मुझे लगता है कि उनको कश्मीर जाना चाहिए था, तो मणिपुर भी नहीं जाते, कश्मीर भी नहीं जाते। 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग में कम से कम रहते। चलो हमको नहीं बुलाया, हमारी पार्टी को, छोटी पार्टी है, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वहाँ रहते, लेकिन चले आए यहाँ मधुबनी में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को लेकर। तो सीधा ये लग रहा है कि उनको इस समय प्रधानमंत्री को, सरकार को जो सबसे पहले शासन की चिंता होनी चाहिए, सुरक्षा की चिंता होनी। जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव हुआ और जेएनयू का चुनाव आप समझ सकते हैं कि 2015 में 14 में मोदी जी आए, और जब से मोदी जी आए तो सबसे पहला तो जेएनयू को पता नहीं क्यों निशाना बना लिया गया। एक विश्वविद्यालय जो देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में है, सबसे कम खर्च में, जहां देश के गरीब घर के बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलता है, जिससे पूरे देश की पहचान बनती है। इस देश में आप शिक्षण की बात करें, आप शोध की बात करें, तमाम विषयों पर बेहतर एजुकेशन, बेहतर रिसर्च, उसकी बात करें, उसके लिए जो इतने एक्सेलेंट एक देश की पहचान, देश का धरोहर है जेएनयू, अब उसको लगातार उसके खिलाफ जहर उगलने का काम, जेएनयू के बच्चों को पूरे देश के सामने देशद्रोही के रूप में उनको साबित करने का, उनको जलील करने का काम, उनके ऊपर झूठे कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी, उन लोगों के ऊपर मुकदमे, तो ये जो पूरे जेएनयू को एक सरकार ने निशाना बना लिया था। तो वैसे में जेएनयू का चुनाव जेएनयू के छात्रों के लिए भी बहुत बड़ा सवाल बनता है कि अपने पहचान के लिए, अपने अधिकार के लिए, और वो चुनाव भी एक ऐसे दौर में हुआ जो पहलगाम के बाद पूरे देश में, जहां बीजेपी, एबीवीपी, आरएसएस एक उन्माद पैदा करने की कोशिश है, सोशल मीडिया में पूरे उन्माद का, नफरत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसे एक माहौल में, और इस बार वहाँ एक व्यापक एकता भी नहीं थी। जो लेफ्ट की यूनिटी पिछले चुनाव में थी, वो यूनिटी इस बार टूटी हुई थी। तो वैसे में बिल्कुल एबीवीपी को ये उम्मीद थी कि इस बार पूरे जेएनयू में हम फतह कर लेंगे, लेकिन जेएनयू है कि वहाँ के पूरे छात्र हैं, वहाँ के वामपंथी संस्कृति है, विरासत है, और लोगों ने इस बार फिर 4 में से 3 पोस्ट पर आइसा और डीएसएफ का जो गठबंधन था, जो प्रमुख वामपंथी गठबंधन था, लोगों ने उसी पर भरोसा जताया। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इसमें जो प्रेसिडेंट चुने गए, नीतीश, जो अरारिया के हमारे आइसा के नेता हैं, और जो जनरल सेक्रेटरी चुनी गई, क्या नाम है उनका, पटना से, हाँ, तो डीएसएफ की हैं और ये पटना सब्जी बाग से ही हैं। तो प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी दोनों बिहार से हैं, और बिहार के स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में जेएनयू में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इस जीत में हमें लगता है कि ये बिहार को और पूरे देश को आश्वस्त करने वाला एक जेएनयू का जनादेश है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इसका सम्मान करेगी। जो जेएनयू के ऊपर हमले हैं वो बंद होंगे, और जो छात्रों के बड़े सवाल है कि नई शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति देश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रही है, शिक्षा को महंगी बना रही है, गरीबों को शिक्षा से दूर कर रही है, और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, तो उस नई शिक्षा नीति से भी सरकार बाज आएगी। ये जेएनयू के छात्रों का जनादेश है, और हम उनको बधाई देंगे। तो आपने सुना, दीपांकर भट्टाचार्य ने उन तमाम तथ्यों को सामने रखा है कि जब आतंकी हमला होता है तो सरकार निरंकुश क्यों हो जाती है। सरकार को आतंकी हमले के बाद सरकार मधुबनी क्यों आए, वहाँ की सभा क्यों संबोधित किया। उस समय नरेंद्र मोदी को
घटनास्थल पर जाना चाहिए था और जो पीड़ित परिवार है उनके साथ दुख दर्द में सहानुभूति करना चाहिए था। साथ ही दीपांकर भट्टाचार्य ने जेएनयू के मसले पर भी सवाल उठाए और जेएनयू के मसले पर भी नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आए। इन तमाम चीज़ को लेकर के ये देखा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से राष्ट्रहित की तो बात करते हैं, आतंकवाद का तो विरोध करते हैं, लेकिन जो मिल के काम करने की बात होती है उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। अब देखना होगा कि जो सरकार से पूछा जाता है। दीपांकर भट्टाचार्य ने एक बात और कही कि जो कोई पत्रकार या जो कोई एक्टिविस्ट अगर सवाल करता है तो उन पर एफआईआर किया जाता है। उनका इशारा था नेहा सिंह राठौर ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी से सवाल किया, दीपांकर भट्टाचार्य माले के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके नज़र में ये बात सही कही है नेहा सिंह राठौर ने, यानी सिर्फ नेहा सिंह राठौर ने, समाज के या देश के कोई भी लोग हो, अगर वो सही सवाल पूछता है तो फिर उसे कोसा क्यों जाता है और जेल के अंदर डालने की धमकी क्यों दी जाती है। ये एक बड़ा सवाल है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।